नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हाथरस कांड के बाद बाबा साकार हरि के काले साम्राज्य का भांडा फूटने लगा है। बाबा के कथित पूर्व सेवादार ने न्यूज नेशन पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूर्व सेवादार ने बताया कि बाबा के आश्रम में किस तरह लड़कियां लाई जाती थी। न्यूज नेशन पर बड़ा खुलासा, बाबा के रंग महल का पूरा सच। हाथरस कांड के गुनहगार बाबा के काले साम्राज्य का सबसे बड़ा खुलासा। कथित पूर्व सेवादार ने खोले रंग महल और बाबा की रंगीन मिजाजी के राज। हाथरस कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुलिस से भागते फिर रहे बाबा साकार हरि को लेकर खुलासों का पिटारा खुलने लगा है। सूट बूट और सिंहासन वाले बाबा साकार हरि का आश्रम किसी रंग महल से कम नहीं था और आरोप है कि उसी रंग महल में बाबा अपनी रातें रंगीन किया करता था। ये आरोप बाबा के ही कथित एक पूर्व सेवादार ने लगाए हैं। पूर्व सेवादार रणजीत सिंह की माने तो बाबा साकार हरि शराब, सिगरेट और शबाब का आदी था। यहाँ तक कि वो बॉडी मसाज के लिए लड़कियों को बुलाता था। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती जिसकी इसकी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत आधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। आरोप तो ये भी है कि बाबा की इस रंगीन मिजाजी में उसकी पत्नी भी साथ देती थी। कथित पूर्व सेवादार के मुताबिक लड़कियों का इंतजाम पत्नी ही करती थी और उन लड़कियों को आश्रम में पहुंचने वाले बड़े बड़े लोगों को परोसा भी जाता था। आप भी सुनिए बाबा के कथित पूर्व सेवादार के आरोप। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं उनको, जो 16, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां हैं, उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है आज दिन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। दावा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही एंट्री मिलती थी। अक्सर उन लड़कियों की उम्र 16-17 साल हुआ करती थी। उस कमरे में किसी बाहरी शख्स की एंट्री पर मनाही थी। यहाँ तक कि आश्रम में कोई फोटो और वीडियो भी नहीं बना सकता था। बाबा के रंग महल में खुफिया रास्ता। बाबा के आश्रम में एक खुफिया रास्ता भी था जिसका इस्तेमाल मुसीबत की घड़ी में किया जाता था। यानी जब पुलिस या कोई बाहरी शख्स की एंट्री आश्रम में होती थी तो सारे आश्रम को बंद कर दिया जाता था। सबसे पहले आश्रम में मौजूद लड़कियों को भगाया जाता था, जिसके लिए खुफिया रास्ते का इस्तेमाल होता था। यानी पुलिस की भनक लगते ही बाबा के सेवादार वहां मौजूद सभी लड़कियों को पीछे के खुफिया रास्ते से उन्हें भगा देते थे। इसके लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये दावा भी बाबा के उसी कथित सेवादार ने किया है। अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी है उनकी, उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, CBI वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है, गाड़ियों में बैठा के पीछे का इसका रास्ता है। बाबा की रंगीन मिजाजी के किस्से में कितनी सच्चाई है ये दावे से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाथरस कांड के बाद बाबा के पूर्व सेवादार अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि बाबा के आश्रम ने पूर्व सेवादार के आरोपों का खंडन किया है। टीम न्यूज नेशन। तो हाथरस में हुई भगदड़ के बाद से भोले बाबा और नारायण सरकार हरि अंडरग्राउंड है। यूपी पुलिस बाबा के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन 2 दिन बाद भी बाबा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। इन सब के बीच न्यूज नेशन सिपाही से चमत्कारी बने बाबा का काला चिट्ठा खोलने जा रहा है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद
बाबा नारायण साकार हरि लापता हो गए, लेकिन बाबा की एक एक कहानी सामने आने लगी है। बाबा के आश्रम के इस कथित पूर्व सेवादार के आरोप अगर सच है तो बाबा ने अंधविश्वास का एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें भोले भाले लोग एक एक कर फंसते चले गए। आरोपों के मुताबिक साकार हरि बाबा ने बाकायदा एजेंट हायर कर रखे थे जो बाबा के चमत्कार की झूठी कहानियां फैलाते थे, और उन्हीं झूठी कहानियों के आधार पर बाबा ने सत्संग का महल खड़ा कर लिया। सवाल उठता है कि क्या भोले बाबा अपने आश्रम में भोली भाली जनता को जाल में फंसाता था? क्या नारायण साकार हरि के इशारे पर भक्तों के सामने उनके एजेंट भ्रम फैलाया करते थे? क्या सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने एजेंट्स की फौज इकट्ठा कर रखी थी? इन सवालों के उठने की वजह है यह शख्स, नाम है सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिसका यूपी के कासगंज और मैनपुरी में भव्य आश्रम है, और इस पर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी के आश्रम का पूर्व सेवादार होने का दावा करने वाला रंजीत सिंह है। अब मेरा नाम रंजीत सिंह है, ग्राम अलीपुर दादर का, तहसील पटियारी है। जो कि मेरे पापा थे वो यहाँ के काफ़ी 15 साल प्रधान रहे हैं। ग्राम अलीपुर दादर के हमारा जो पंचायत में लगता है बहादुर नगर, जो कि भोले बाबा का गांव है। हमारा परिवार भी उस गांव में रहता है। हम काफ़ी उस गांव में गए जाते आते हैं, बचपना हमारा उस गांव में गुजरा है। और ये एक इनके पिताजी थे, नन्हे थे, जो कि एक किसान थे मामूली। इसने यहाँ पर पढ़ाई की इस गांव में रह के। उसके बाद इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी। इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। कथित पूर्व सेवादार रंजीत सिंह की माने तो कासगंज आश्रम में भोले बाबा ने मासूम लोगों को फंसाने के लिए पैसे देकर एजेंट्स रखे थे। ये एजेंट्स बाबा के इशारों पर काम करते थे, जो साकार हरि की उंगली पर सुदर्शन चक्र और त्रिशूल होने की झूठी कहानी फैलाया करते थे। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे, प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा। ये जो का एक ड्रेस इसने अपना, जो कि रंजीत सिंह के पास भोले बाबा के खिलाफ इल्जामों की लंबी फेहरिस्त है। रंजीत सिंह की जुबानी हम आज आपको वो राज बता रहे हैं जो अब तक सामने नहीं आ सके, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर रंजीत सिंह कौन है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का कथित सेवादार है। यूपी के अलीपुर दादर तहसील पटियाली का रहने वाला है। नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के आश्रम में काम कर चुका है। हाथरस भगदड़ कांड में 121 मौतों के बाद रंजीत सिंह ने बाबा को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। रंजीत का दावा है कि वो नारायण हरि के आश्रम में वर्षों तक काम कर चुका है और वो उनका करीबी राजदार रहा है। उसने आरोप लगाया है कि भोले बाबा खुद को भगवान मानने लगा था। वो गायकों को बुलवाता था और अपनी प्रशंसा में गाने गवाया करता था। वो अपने एजेंट्स से अपनी प्रशंसा करवाता था, जिससे भोले बाबा का नेटवर्क बढ़ता गया और भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो गई। दूर दूर से भक्त सत्संग के लिए आने लगे और भोले बाबा ने भी दूर दूर तक सत्संग किए। इसके बाद भोले बाबा ने अपनी पर्सनल पुलिस फोर्स बनाई और उसके जरिए लोगों को कहलवाने लगा, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और उसके बाद इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिससे इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे, इसने अपनी खुद की एक
पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियाँ रहती जिसकी इसकी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट शराब बहुत नशा का बहुत अधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। कि जो पत्नी है इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं उनको जो 16, 17 साल की 18 साल की लड़कियां हैं उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। फिर क्या था, भक्त भोले बाबा की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने लगे और यहीं से भोले बाबा की अंधविश्वास की दुकान चल निकली। और ये जब इसको ये लगा कि मैं फंसता जा रहा हूँ, ये आश्रम यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह रहने लगा। ये एक बार जेल भी गया है, जो कि हमारे गांव के चकबंदी सीओ है आसन सिंह हैं, जो चकबंदी में सीओ रहे हैं। उन्होंने इसकी ज़मानत करवाई थी आगरा में। ये जेल गया था काफ़ी, ये ढोंगी के चक्कर में। वहाँ पर इसने कहा था कि मैं लड़की को ज़िंदा कर दूँगा, तो डेड बॉडी रखे 2 दिन रखी रही। तो इसने काफ़ी वहाँ पर ऐसा भ्रम फैलाया जिससे कि उस चक्कर में ये जेल गया। वहाँ पर जमानत पे आया, फिर इसने अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। आज उसका वो है कि उसके एजेंट इतने हैं कि लोगों को इतना भ्रमित करके रख रखे हैं कि अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो उसे भी ये सही करके दर्शाते हैं। यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है लोगों को, ये पैसा सब 420 का पैसा आ रहा है। काफ़ी आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं जो अवैध निर्माण है, जो कि आबादी है, आबादी में इसके आश्रम बने हुए हैं। कुछ इसने खरीदी है, कुछ और आधी इसने आबादी घेर रखी है, गांव की आबादी घेर रखी है और अवैध कब्जा कर रखा है इसने। और अपने आसपास आश्रम को, गांव वालों को या किसी को जाने आने से बहुत बंदिश रखता है ये। कथित पूर्व सेवादार रंजीत सिंह के मुताबिक भोले बाबा जिन चमत्कारों की बात करता था वो हकीकत नहीं थी, वो सिर्फ अंधविश्वास था और भोले भाले लोगों को फंसाने का सबसे बड़ा धंधा था। रंजीत सिंह ने सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि कासगंज समेत भोले बाबा के आश्रमों की जांच करने पर कई राज्य से पर्दा उठ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पूर्व सेवादार के आरोपों पर बाबा के आश्रम की सफाई। बहादुर नगर आश्रम के सेवादारों ने आरोपों को नकार दिया है। बाबा की नारायणी सेना में महिला भी शामिल। राजपाल सिंह ने ये बात कही। समागम वाली जगह पर मौजूद रहती हैं महिलाएं। और राजपाल सिंह से हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए जरा। मेरे साथ राजपाल सिंह हैं जो यहाँ बाबा भोले के जो आश्रम है, पहला आश्रम बहादुर नगर के सेवादार हैं। रणजीत सिंह जो बराबर के गांव के हैं, अलीपुर के, उन्होंने आरोप लगाए थे बाबा पर और आश्रम की तरफ से राजपाल सिंह सामने आए और सारे आरोपों को उन्होंने नकारा है। राजपाल जी, जो आरोप रणजीत सिंह ने लगाए, क्या रणजीत सिंह सेवादार रहे? रंजीत सिंह कभी जीवन में सेवादार नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा। पहली बात, जब से यहाँ सत्संग शुरू हुआ है तब से आज तक उसको हमने कभी सेवादार के रूप में नहीं देखा। ऐसा है, यहाँ उसकी पहले से ही, उसके बाप के ज़माने से और पहले से इस परिवार से दुश्मनी रही है। अच्छा। ये प्रसाद जी थे, हमारे प्रधान जी जो थे, राकेश प्रधान जी, वो सन 2005 में इलेक्शन लड़े। ये इनके बाबा के छोटे भाई, इसके पिता के खिलाफ। राजपाल सिंह जो थे, इसके पिता थे, वो प्रधान थे और मतलब इलेक्शन हुआ तो ये राकेश जी जीत गए और वो हार गए। अच्छा। सबसे बड़ी दुश्मनी हो गई। अच्छा। समझ रहे हो? प्रधानी की रंजिश है। प्रधानी की रंजिश है और पहले से भी रंजिश थी। अच्छा। राजपाल जी, ये बताओ, क्या आश्रम में जो सेवादार हैं, जो बाबा की नारायणी सेना है, जो सफ़ेद वर्दी वाले हैं, उसमें महिला भी रहती हैं? हाँ, महिला भी हैं उसमें। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है। ना, यहाँ नहीं रहती। यहाँ रहती हैं? यहाँ कोई ऐसा है ना, यहाँ हमारे यहाँ पर कोई भी बहन बेटी को रात में का दिन में भी रसोई में भी जाने का वो नहीं है आदेश। हम सभी जो भी आश्रम में रहते हैं
वो सभी भाई आपस में मिलके आपने देखा भी है, खाना पीना बनाते हैं, अपना खाते पीते हैं। तो हाथरस हादसे से ठीक पहले का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप कि बाबा की गाड़ी के पीछे भीड़ भागती दिख रही है। बताया जा रहा है कि इसी के ठीक बाद वहां भगदड़ मची थी। वहीं सत्संग के बाद बाबा नारायण हरि के भागने का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और अब आपको लेकर चलते हैं हमारे साथी अंजीत के पास। उनसे समझते हैं कि हाथरस में खौफनाक हादसा कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ उसने सबको सदमे में डाल दिया, क्योंकि इतनी हृदय विदारक घटना की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और 121 लोगों की जान चली गई। ये देखिए उत्तर प्रदेश का हाथरस, और हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव, जहां पर सत्संग स्थल था, जहां पर यह पूरा कार्यक्रम होना था। 150 बीघा खेत में यह पूरा पंडाल बनाया गया था, जहां पर सत्संग का बड़ा आयोजन होना था। अब ये देखिए, यह पूरा पंडाल है, इस तरीके से यह पंडाल बनाया गया था, और जो मंच था बाबा का, उसकी ऊंचाई 10 फीट थी। 10 फीट ऊंचाई पर बाबा को बैठना था और सत्संग करना था, और उन्होंने किया भी। जो इस बाबा का मंच था, ये 50 बाई 50 फीट का बना हुआ था, जहां से बाबा उपदेश दे रहे थे, जहां से लोगों को उपदेश दे रहे थे। लेकिन आप देखिए, अब असली कहानी यहां शुरू होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि परमिशन प्रशासन से ली गई थी 80,000 लोगों की। आयोजकों ने प्रशासन को यह बताया था कि जो हम पूरा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सत्संग का जो कार्यक्रम है, उसमें 80,000 लोग आएंगे। प्रशासन ने इसकी इजाजत दे दी, लेकिन हो गया इसके उल्टा। 80,000 लोगों की परमिशन थी, पहुंच गए 2.5 लाख लोग। 2.5 लाख लोग, आप सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर प्रशासन ने 80,000 लोगों की परमिशन दी तो 80। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। हाथरस हादसे पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया, वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य किया, और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना, और मृतकों की शिनाख्त में पोस्टमार्टम अतिशीघ्र करा के सम्मानपूर्वक से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोग को विदित है, इस घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक हैं उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तार पूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदराबाद में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया, और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में ADG जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक SOG टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी SOG टीम है, उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराबाद थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराबाद, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहर सिंह, ये थाना सिकंदराबाद के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है।
मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव, कचौरा थाना सिकंदराबाद, 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराबाद से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा के चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर ये महिलाएं सेवादार थी? ये सेवादार थी। ये बेसिकली एक आप अगर वहाँ पर आप वीडियो भी देखेंगे वहाँ पे तो ये कंपोजिट रूप से वहाँ पे साथ में खड़े रहते हैं और एक जैसा मैंने बताया वहाँ पर जो भी गाड़ी के पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना। ये उस दिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और भी लोग इनके साथ ही हम लोग कभी पूछताछ में निकल के आए जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गए। FIR पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं अभी पूछताछ नहीं हुई है। आप कांटेक्ट में हैं बाबा के? आप बात कर रहे हैं? जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल जैसा मैंने बताया ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी इट विल डिपेंड अपॉन द विवेचक एंड द फैक्ट्स दैट कम्स इनटू द प्लेस कि क्या
देखिए, इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं, और अब क्योंकि इस संदर्भ में जैसा मैंने बताया कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है, जो कि ऑनरेबल जस्टिस के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी, कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन। मैंने बताया आपको कि अगर विवेचना में किसी का भी रोल निकल के आता है तो ऐसे में किसी का भी जवाब नहीं। फोर्स वहाँ पर तैनात की गई थी, वहाँ पर फोर्स की तैनाती थी, और इस संदर्भ के अंदर जैसा मैंने बताया माननीय आयोग का गठन हो चुका है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे फायर की पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे सिविल पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे पीएससी भी तैनात थी। और चलिए अब नजर इस वक्त की खास खबरों पर।